नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं मुंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं सागर जिले से। कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले वैक्सीन वाहक लंबे समय बाद भी राशि का भुगतान नहीं होने से आर्थिक रूप से परेशान हैं। बीएमओ से बार बार निवेदन करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने से नाराज वैक्सीन वाहकों ने मंगलवार को सागर कलेक्टर को आवेदन देकर राशि के भुगतान की मांग की है। सागर के रेहड़ी ब्लॉक के 13 कोरोना वैक्सीन वाहक 1 अगस्त 2021 से लगातार मुख्यालय से वैक्सीन लेकर स्वयं की गाड़ियों से टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं। शासन के द्वारा वैक्सीन वाहकों को सत्र के हिसाब से राशि निर्धारित की गई थी एवं निर्धारित राशि के मान से भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अगस्त 2021 से अभी तक इनको किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण वैक्सीन वाहक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वैक्सीन वाहकों ने बताया कि इनके द्वारा कई बार ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से राशि का भुगतान करने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन बीएमओ द्वारा बजट का आवंटन नहीं होने की बात कही गई है। और आज दिनांक की तारीख में लेके गया तो 110 रुपए का पेट्रोल होता है। तो हम लोग इतने वीक परिवार से पहुंच गए कि हम लोग का खुद का पेट्रोल का पैसा नहीं मिल रहा है। कोई वरिष्ठ अधिकारियों से बात की आपने? हमारे जो महोदय बीएमओ साहब है उनसे बात की थी, वो बोल रहे थे कि कोई फंड नहीं आया है, सीएम साहब से जाकर मिल लो या कहाँ करना तो बीएमओ साहब से कलेक्टर साहब के यहाँ चले जाओ। हम लोगों ने ठीक आवेदन बना के कलेक्टर महोदय पास दे दिया है। तो सीएमएचओ साहब क्या बोले? सीएमएचओ साहब से अभी जाके नहीं मिले। बीएमओ साहब ने बोला है कि आप जहाँ जाओगे देख लो कर लो। अब चेक करना भाई। अब दोबारा होगा सर? अब हाँ सर, अब ना सही पे गढ़ाकोटा नगर के गांधी वार्ड में 14 तारीख की रात्रि को एक अहिरवार समाज की महिला द्वारा कोरी समाज के व्यक्ति से शादी कर लेने के बाद कोरी समाज के लोग उसे जाति में नहीं मिला रहे थे। इसी बात को लेकर उक्त लोगों ने कोरी समाज के शिक्षक महादेव कोरी व समाज के 2 अन्य सेवादारों से झगड़ा कर थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। तभी महादेव कोरी के साथ 2 व्यक्ति दूसरी पार्टी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो वहां पर मौजूद एएसआई महेश गायकवाड़ ने उक्त लोगों की मारपीट करते हुए थाना में उनके कपड़े उतरवा दिए। घटना की जानकारी लगते ही कोरी समाज के सैकड़ों लोगों ने गढ़ाकोटा थाना का घेराव कर दिया। समाज के लोगों की मांग थी कि दोषी पर तुरंत प्रकरण दर्ज कर लाइन हाजिर किया जाए। घटना के संबंध में लोगों ने मंत्री गोपाल भार्गव से बात की तो तत्काल पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस झूठी रिपोर्ट की भी विवेचना कर रही है। द्वारा थाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एएसआई थाना गढ़ाकोटा वरिष्ठ एएसआई महेश गायकवाड़ की कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर एक आवेदन दिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त आवेदन से अवगत कराया गया है। उसमें वैधानिक क्या कार्रवाई की गई है एएसआई? अभी प्रथम दृष्टया जो है उनको लाइन अटैच कर दिया गया है और आवेदन पत्र पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्रवाई की है। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने कहा कि शहडोल संभाग में फुटबॉल के खेल को गांव-गांव पहुंचाकर इसे फुटबॉल क्रांति का स्वरूप देने का मुख्य उद्देश्य शहडोल संभाग के युवाओं को ताकतवर और सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि युवा शारीरिक रूप से सशक्त और ताकतवर होंगे तभी जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़तापूर्वक करेंगे। युवाओं की भागीदारी सेना, पुलिस, एनडीए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं में बढ़ेगी। गांव के युवा और बच्चे मोबाइल फोन के दुष्चक्र से बाहर निकलकर खेल के मैदान में खेलेंगे। उन्हें कहा कि शहडोल संभाग देश का पहला संभाग है जहां लगभग 1000 फुटबॉल क्लबों का गठन किया गया है। कमिश्नर शहडोल संभाग की राजीव शर्मा आज अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत अमगवा में फुटबॉल क्रांति के तहत आयोजित 10 दिवसीय फुटबॉल मैच प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस उप महानिदेशक डीसी सागर ने कहा कि शहडोल संभाग के दूर दराज के गांव पंचायत अमगवा में आज बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। इस बार होली और शबे बारात का त्योहार एक ही दिन है। दोनों त्योहारों को देखते हुए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। एएसपी रेखा यादव ने लाल डांग क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनसे शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की।
इस दौरान उन्होंने सख्त हिदायत भी दी कि हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि यदि कहीं कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सभी ने दोनों त्योहार आपसी भाईचारे से मनाने की बात की। आने वाले कुछ दिनों में त्योहारी सीजन स्टार्ट हो रहा है। होली है, शब बारात है। उस हेतु क्षेत्र के मौजूद लोगों को बुला करके उनसे वार्तालाप किया गया। उन्हें समझाया गया है कि भाई त्योहार सीजन आया है, सब इसको शांतिपूर्वक से कुछ संपन्न कराएं। अगर ऐसा कोई भी हुड़दंग वगैरह करेगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में रहेगी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर आज से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। हरिद्वार जिले में भी 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने बताया कि हरिद्वार में वैक्सीनेशन लगाने के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के ब्लॉकों में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। अभी तक 15 वर्ष से ऊपर तक के किशोरों का टीकाकरण किया जा रहा था। अब सरकार ने 12 से 14 साल तक के बच्चों को टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। साथ ही आपको बता दें, हरिद्वार शहर में ज्वालापुर स्थित पंजाबी धर्मशाला में 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। देखिए, आज 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसमें हम खास तौर पे जो हमारी महिला कार्यकर्ती हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आशा कार्यकर्ती है जिन्होंने कोई भी टीकाकरण कार्यक्रम हो, चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे कोविड टीकाकरण हो, उनको भी हम लोग आज सम्मान देंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है, और इसमें जो है कॉर्बीवैक्स नामक वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये ही 2 डोजेज इसकी लगेंगी, और इसमें 28 साल के अंतराल में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेसी गुटबाजी एक बार फिर कांग्रेस को ले डूबी। चुनावी परिणाम में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेसी दिग्गज एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए, जबकि टिकट बंटवारे व सीट पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में भारी झोल किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। जबकि हाईकमान ने कांग्रेस के हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लिया है, और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरीश रावत भी हाईकमान से बार बार खुद को पार्टी से निष्कासित किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। हरीश रावत पर लगाए आरोप व पार्टी से इस्तीफा देने के बयान के बाद अब हरिद्वार जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटने लगा है। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को हार देखनी पड़ी। कुछ हरीश रावत पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। प्रदेश में केवल हरीश रावत का ही चेहरा था जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकता था, लेकिन अंदरूनी कलह ने हरीश रावत को पार्टी से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया है। इस्तीफे की तो हरीश रावत जी तो एक कांग्रेस में ब्रांड है, उनके बिना तो उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना मैं समझता हूँ, उनको एक्साइड करके या उनको नेगलेक्ट करके तो नुकसान ही होगा पार्टी को। और अगर रावत जी ने इस्तीफा दिया है, इस तरह की कोई बात आई है, तो सामूहिक रूप से बहुत इस्तीफे दिए जाएंगे हरिद्वार से। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को रक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से अपने दिल्ली दौरे के दौरान शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार निर्वाचित होने एवं उत्तराखंड में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के लिए बधाई दी। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के बीच उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य समेत विभिन्न विषयों पर वार्ता हुई। वहीं रक्षा मंत्री ने प्रेमचंद अग्रवाल को उनके विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे सफलतम कार्यकाल के लिए भी बधाई दी। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम पद पर दावेदारी पेश की। उनका कहना है कि वे खुद को सीएम पद की रेस में मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान का ही माना जाएगा। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने जनपद के दोनों धाम में यात्रा से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने यात्रा से पूर्व पैदल मार्ग को सुव्यवस्थित व सुरक्षित बनाने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर लीद की सफाई की परस्पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही जिला पंचायत को हर पेज पर लीद की सफाई हेतु स्पेशल सफाई कर्मी की नियुक्ति की। यात्रा पड़ाव पर बेजुबान पशुओं घोड़ा खच्चरों के लिए सोलर वाटर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। घोड़ा खच्चरों के व्यवस्थित संचालन को लेकर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग पर शौचालयों की साफ सफाई की व्यवस्था कराने व जानकी चट्टी में जिला पंचायत के शौचालय की मरम्मत व सफाई करने के भी निर्देश दिए। यात्रा से पूर्व बिजली व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में नई सरकार की तस्वीर बुधवार को साफ हो जाएगी। अब तक की योजना के मुताबिक विधायक दल की बैठक होली के ठीक एक दिन बाद यानी 19 मार्च को बुलाई जा सकती है। बुधवार की बैठक में कुछ विषय लंबित रह गए तो ये बैठक 20 मार्च को होगी। इसके बाद नई सरकार 21 या 22 मार्च को शपथ लेगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहली बैठक करेंगे। इसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। योगी बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार के आकार, डिप्टी सीएम की संख्या और नामों के अलावा सभी मंत्रियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। योजना 2 दर्जन कैबिनेट, 8 स्वतंत्र प्रभार वाले और करीब 2.5 दर्जन राज्य मंत्री बनाने की मांग है। अप्रैल से पहले ही मार्च में गर्म हवा ने बुंदेलखंड में गर्मी का ग्राफ चढ़ा दिया है। मंगलवार को झांसी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार बुंदेलखंड की गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मई में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। इन दिनों उत्तर पश्चिमी गर्म हवा चल रही है, जो पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है। इन गर्म हवा के चलते ही लगातार झांसी समेत बुंदेलखंड का तापमान बढ़ रहा है। सोमवार को झांसी का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस था, जो मंगलवार को 3.7 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 37.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश चंद्र का कहना है कि पिछले साल मार्च के मध्य तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों की तरफ से आने वाली हवा तापमान को कम कर देती है। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में मई में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। सामान्यतः झांसी समेत बुंदेलखंड में मई में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस बार यह रिकॉर्ड टूट रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज।